हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं जीओसी की जो हमारी सीरीज थी उसका पार्ट 3 फॉर एडवांस पीवाईक्यूज। हमने 2 पार्ट देखे थे। फर्स्ट पार्ट में हमने नोमेनक्लेचर देखा था, सेकंड पार्ट में हमने आइसोमेरिज्म देखा था। अब थर्ड पार्ट हम लोग लेकर आए रिएक्शन मैकेनिज्म एंड प्यूरिफिकेशन। इसमें हम लोग टाइप्स ऑफ इफेक्ट के क्वेश्चंस भी देखेंगे, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन एंड एरोमेटिसिटी की भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन इथेनॉल द बॉन्ड दैट अंडरगो हेटेरोसाइक्लिक क्लीवेज मोस्ट रेडिली इज। हमारे इथेनॉल मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा हेटेरोलाइटिक क्लीवेज कौन इजीली सबसे ज्यादा कर पाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। मतलब जिसमें दो एटम में सबसे ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, वही हमारा सबसे पहले हेटेरोलाइटिक क्लीवेज कर पाएगा। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या सेम ही होती है। कार्बन ऑक्सीजन की में ज्यादा फर्क नहीं होता क्योंकि ये दोनों एक ही पीरियड में आते हैं। सी हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में भी इतना कुछ फर्क नहीं होता, बट यहाँ पर अगर हम देखेंगे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो इसमें काफी फर्क होता है। ऑक्सीजन हमारा पी ब्लॉक का एलिमेंट है, हाइड्रोजन हमारा इधर एस ब्लॉक में आता है, तो इसमें काफी इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में काफी डिफरेंस है। तो इसलिए हमारा डी होगा जो मोस्ट रेडिली हेटेरोलिटिक क्लीवेज कर पाएगा, OH बॉन्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। उसमें हमारे पास द Cl एंगल इन, हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, इसमें हमें कार्बन क्लोरीन बॉन्ड एंड क्लोरीन बॉन्ड, कार्बन एंड क्लोरीन बॉन्ड, मतलब इन तीनों बॉन्ड का एंगल पता करना है। तो फर्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर है 1122 टेट्राक्लोरो इथीन। इथीन दिया हुआ है, मींस दो कार्बन और डबल बॉन्ड। 1122 टेट्राक्लोरो मींस 4 क्लोरो है हमारे पास। 1 पर भी 2 क्लोरो, 2 पर भी 2 क्लोरो। ये हमारा हो गया फर्स्ट स्ट्रक्चर जो कि हमारे पास 1122 टेट्राक्लोरो इथीन। सेकेंड है हमारे पास टेट्राक्लोरो मीथेन। मीथेन मतलब एक कार्बन, टेट्राक्लोरो मींस मीथेन से हमारे 4 क्लोरीन एटम अटैच्ड है। अगर हम देखेंगे तो हमारे फर्स्ट मॉलिक्यूल का हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास एंगल होता है 120 डिग्री। सेम सेकेंड मॉलिक्यूल में हम चेक करेंगे, सेकेंड मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3, और sp3 का एंगल होता है 109 डिग्री 8 सेकेंड्स। तो यहाँ पर 28 सेंट्स या यहाँ पर 5 डिग्री लिखा हुआ है, तो 109 डिग्री ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें आंसर मैच 109 डिग्री। तो फर्स्ट हो गया हमारा 120 डिग्री एंड सेकंड हमारे पास हो गया 109 डिग्री फेरेनहाइट। तो 112 क्लोरो टेट्राक्लोरो इथीन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो 120 डिग्री, और इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो 109 डिग्री। ऑप्शन मैच करा है, ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। हमें कार्बन क्लोरीन कार्बन बॉन्ड बताना था, ये बॉन्ड बता दो, दोनों में सेम। तो ये इसमें 109 और उसमें 120। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम 1 एंड कार्बन एटम 2 इन कंपाउंड। हमारे पास कार्बन एटम 1 एंड कार्बन एटम 2 में जो बॉन्ड दिया हुआ है इस कंपाउंड में, हमें वो चेक करना है। तो यहाँ पर ही हमारा कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये हमारा कार्बन 3। अब इसको हमने 1 नेम क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पर हमारा कार्बन कंटेनिंग साइनाइड फंक्शनल ग्रुप, साइनो जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो जितने भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होंगे उनमें हमने देखा था कि उनका कार्बन हमारा प्रिंसिपल कार्बन चेन का पार्ट होगा, और नंबरिंग हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो 1, 2 एंड 3 फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। फर्स्ट कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन, एक ट्रिपल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, तो sp। सेकेंड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, एक साइड उसके डबल बॉन्ड है, एक साइड सिंगल बॉन्ड है, और एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो सेकेंड कार्बन का हमारा हो गया sp2। तो sp एंड sp2 ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा होगा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, आउट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड व्हिच विल हैव जीरो डाइपोल मूवमेंट। अब हमें ये जो ऑप्शंस में हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स दिए हैं,
हमें इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके चेक करने पड़ेंगे कि इनमें से किसका डायपोल मोमेंट 0 है। फर्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है 1,1 डाइक्लोरो इथाइलीन, तो ये 1,1 डाइक्लोरो, ये हमारा हो गया इथाइलीन, फर्स्ट का स्ट्रक्चर ये होगा। सेकेंड है हमारे पास सिस 1,2 डाइक्लोरो इथाइलीन, एंड थर्ड है हमारे पास ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो इथाइलीन। तो इसमें दोनों क्लोरीन अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो अब यहां पर देखेंगे तो क्लोरीन का डायपोल इधर, इधर क्लोरीन का, पर यहां पर इधर हाइड्रोजन का, क्योंकि अब यहां पर डायपोल मोमेंट नॉन जीरो आएगा, क्योंकि क्लोरीन क्लोरीन दोनों का डायपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में कार्बन की साइड आ रहा है, दोनों का डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहा। यहाँ पर सिस में भी दोनों क्लोरीन का डायपोल ऐड हो जाएगा, ना कि सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होकर जीरो हो सकता है, ऐड होकर कैसे जीरो होगा, तो यहाँ पर इसका डायपोल मोमेंट भी नॉन जीरो होगा। थर्ड में देखते हैं हमारा क्लोरीन का डायपोल मोमेंट इधर और नीचे वाले क्लोरीन का इधर, तो दोनों क्लोरीन का डायपोल मोमेंट आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो हमारा जो ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथाइलिन मॉलिक्यूल है इसका डायपोल मोमेंट हमारा 0 होगा। तो हमारा ऑप्शन हुआ सी, फोर्थ का आंसर है हमारे पास सी। अब हम देखते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि है हमारे पास द कंपाउंड 1,2 ब्यूटाडाइन हैज। अब 1,2 ब्यूटाडाइन का पहले हमें स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। ब्यूटा के लिए 4 कार्बन यूज करते हैं, 1 और 2 दोनों कार्बन पर हमारे पास डाई इन है, मतलब फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन दोनों कार्बन पर हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हमारा एक डबल बॉन्ड, यहाँ पर हमारा दूसरा डबल बॉन्ड। अब ये हमारा हो गया 1,2 ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर। अब हमें इसमें चेक करना है कि कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है। हमें 1,2 ब्यूटाडाइन में हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड जो कि हाइड्रोजन वाले हैं, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। सेफ यहाँ पर हमारे पास 2 डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड या 2 डबल बॉन्ड किसी भी एक कार्बन एटम से अटैच्ड होंगे तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। तो यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पर इसका sp2। और ये है हमारा CH3, मतलब चारों साइड इधर सिंगल बॉन्ड अटैच्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। तो 1,2 ब्यूटाडाइन में हमारे पास तीनों टाइप के हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट हैं, जो कि हमारे पास होते हैं sp2, sp एंड sp3। तो इसका आंसर हमारे पास हुआ डी। क्वेश्चन नंबर 6, molecule in which the distance between two adjacent carbon atom is largest is। अब हमें देखना है किसमें हमारी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड की डिस्टेंस पूछिए हमें। हमारा इथीन 2 कार्बन का डबल बॉन्ड, इथाइन ट्रिपल बॉन्ड, एंड बेंजीन रिंग में मल्टीपल डबल बॉन्ड होंगे। फर्स्ट हमारा आता है इथेन। अब ये हमारा टाइप ऑफ थोड़ा बहुत इसमें केमिकल बॉन्डिंग भी इन्वॉल्व है। डिस्टेंस पूछिए, डिस्टेंस उसकी ज्यादा होगी जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, जिसका बॉन्ड बड़ा होगा उसमें 2 कार्बन एटम में डिस्टेंस ज्यादा होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू sp2 देन sp। तो यहाँ पर हमारा इथेन मॉलिक्यूल जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। तो sp3 2 कार्बन एटम की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, तो वो 2 एडजेसेंट कार्बन एटम में डिस्टेंस भी ज्यादा होगी। अगर बॉन्ड ज्यादा लंबा होगा तो दोनों कार्बन एटम के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो हमारा मॉलिक्यूल, तो ये मॉलिक्यूल होगा जिसमें 2 कार्बन एटम की डिस्टेंस ज्यादा है, वो होगा इथेन, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। अब हम आते हैं हमारे 7th क्वेश्चन पे। तो हमें एक रिंग दी हुई है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन का क्वेश्चन है। हाइपर कॉन्जुगेशन में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कोई भी पॉजिटिव चार्ज, कोई फ्री रेडिकल या कोई डबल बॉन्ड, उससे अटैच्ड होने वाला कार्बन हमारा अल्फा कार्बन, और उस कार्बन पर प्रेजेंट हमारे सारे हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं। और जितने अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं उतने ही हम किसी भी मॉलिक्यूल के हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे हमारे पास मॉलिक्यूल है
इस मॉलिक्यूल में हमें CH3 पर 3, ये भी हमारा अल्फा कार्बन है, ये भी हमारा अल्फा कार्बन है और ये भी हमारा अल्फा कार्बन है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से तीनों साइड एक एक कार्बन अटैच्ड है। तो यहाँ वाले अल्फा कार्बन से हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ वाले अल्फा कार्बन से हमारे पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ हमारे पास 1 अल्फा हाइड्रोजन है। तो टोटल हमारे पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए? 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके पॉसिबल 6 स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। एक यहाँ पर अगर हमने एक हाइड्रोजन लगा हटाकर यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया, ये हमारा हो गया इसका पहला स्ट्रक्चर। ऐसे ही हमारे पास जितने भी हाइपर कॉन्जुगेशन में हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है या अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है, वो सारे हमारे हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। पहला स्ट्रक्चर ये होगा हमारा। दूसरा स्ट्रक्चर, हम अगर इसी हाइड्रोजन में से यहां से बॉन्ड हटा देंगे तो दूसरा स्ट्रक्चर हमारा ये हो जाएगा। सेम तीसरा स्ट्रक्चर कि अगर हमने ये वाले बॉन्ड का हटा दिया तो ये 3 स्ट्रक्चर हो गए। सेम हम अगर CH2 में से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो डबल बॉन्ड हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो हम वही चीज करेंगे जैसे हमने यहाँ पर, ये हमारा हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पर प्लस लगा दिया, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन का बॉन्ड हमने हटा दिया। सेम ऊपर वाले का हटा देंगे, सेम यहाँ से जो 3 डिग्री वाले कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन अटैच्ड है उसका बॉन्ड हाइपर कंजुगेशन में दे देंगे। तो टोटल जितने भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, रेडिकल एंड डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, उतने ही हम उस मॉलिक्यूल के हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। जितने अल्फा कार्बन्स उतने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर हमारे 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स ड्रॉ होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिल्वर एसिटेलाइड में हाइब्रिडाइजेशन पूछा है हमको सिल्वर एसिटेलाइड का। ये हमारा एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज की एक रिएक्शन है कि अगर हम किसी भी एल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टीज की रिएक्शन है, अगर किसी भी अल्काइन की रिएक्शन हम सिल्वर नाइट्रेट से करवाते हैं तो हमें 2 सिल्वर के जो एटम होते हैं वो कार्बन एटम से अटैच होकर एक व्हाइट पीपीटी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसका नाम होता है सिल्वर एसिटेलाइड। सिल्वर एसिटेलाइड का हाइब्रिडाइजेशन पूछा है हमें यहाँ पे। तो जो हमारा एल्काइन मॉलिक्यूल होता है इसकी रिएक्शन हमें सिल्वर नाइट्रेट से करवानी पड़ती है, तब जाकर हमारा सिल्वर एसिटेलाइड का कॉम्प्लेक्स बनता है, मतलब प्रोडक्ट बनता है, जो कि हमारा होता है AgC ट्रिपल बॉन्ड Ag। ये हमारा सिल्वर एसिटेलाइड का स्ट्रक्चर है। तो हमें पूछा है कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन सिल्वर एसिटेलाइड में, तो सिल्वर एसिटेलाइड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड है तो sp, तो इसका आंसर हो गया sp। तो हमें ये मिलेगा हमारे अल्काइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन में। उसमें हम 2 ही रिएक्शंस मेन होती है, एक हमारी है जो सिल्वर नाइट्रेट वाली, एक हमारी है कॉपर वाली रिएक्शन। तो सिल्वर नाइट्रेट हमेशा व्हाइट प्रेसिपिटेट्स देते हैं और कॉपर हमेशा रेड प्रेसिपिटेट देता है। ये 2 हमारी अल्काइन की रिएक्शन है जिसमें आपको कलर और एक कॉपर एसिटेलाइड भी होगा। अभी इस 1990 में सिल्वर एसिटेलाइड पूछा था, सेम कॉपर एसिटेलाइड भी पूछ सकते हैं, उसमें भी सेम हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, क्योंकि ये अल्काइन से रिएक्शन करेंगे और वो रेड पीपीटीज देगा और ये व्हाइट पीपीटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। फिलिंग द ब्लैंक्स है ये भी। द कंपाउंड हैविंग बोथ sp एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इज। अब हमें इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखने हैं, उसमें देखना है कौन सा कंपाउंड है हमारे पास जो sp एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन दोनों शो कर रहे हैं। प्रोपीन, फर्स्ट प्रोपीन हो गया हमारा, सेकेंड प्रोपेन, थर्ड हमारे पास हो गया प्रोपाडाइन। ये हो गया प्रोपाडाइन। अब यहाँ पर हमारे कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और sp3, ये 2 ही है। हमें पूछा है sp एंड sp2, तो फर्स्ट तो हमारा हो गया कैंसिल। सेकंड हमारे पास है प्रोपेन, प्रोपेन में ओनली sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। सारे कार्बन एटम के पास 4-4 सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन या कार्बन अटैच्ड है, तो सेकंड में हमारा sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। थर्ड में हमारे पास
जो टर्मिनल कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और जो मिडिल कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो हमारा आंसर हो गया प्रोपाडाइन। 9th का आंसर हुआ हमारा प्रोपाडाइन। 10th क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अमंग द गिवन कैटायंस मोस्ट स्टेबल कैटायन देखना है हमें। तो पहले ये कैटायन के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेंगे। सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर, मतलब 2 डिग्री कार्बन पर कैटायन। सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन, ये हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन। फिर ये हमारा टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन, और एन ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन देखेंगे तो ये हमारा एन ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन। ये हमारा थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट। अब मोस्ट स्टेबल हमको पूछेंगे तो पॉजिटिव चार्ज हमने लास्ट क्वेश्चन में ही देखा है। पॉजिटिव चार्ज रेडिकल या डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन हमारे अल्फा कार्बन, और उनसे अटैच होने वाले हाइड्रोजन हमारे अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट होंगे जो हमारा सेकेंड मॉलिक्यूल है जो कि टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन है। इसमें हमारे पास टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। इसमें हमारे पास टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, और इसमें तो हमारे पास टोटल 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है। और इसमें तीनों CH3+ अपना इफेक्ट लगा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हमारा हो गया 3 डिग्री कार्बोनियम आयन, जो कि है टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन। 10th क्वेश्चन हमारा हो चुका है, इसका आंसर है टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन। अब देखते हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन हमारा MSQ है। तो इसमें हम देखेंगे फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है। MSQ मीन्स एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। अब हम एक एक करके एक एक ऑप्शन को पढ़ते हैं और उनको देखते हैं। द एसिडिटी ऑफ कंपाउंड फर्स्ट इज ड्यू टू डीलोकलाइजेशन इन द कॉन्जुगेट बेस। फर्स्ट कंपाउंड की एसिडिटी डीलोकलाइजेशन से बढ़ेगी या डीलोकलाइजेशन से होगी? सही बात है, क्योंकि यहाँ पर डीलोकलाइजेशन सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि 3 बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। कॉन्जुगेट बेस में डीलोकलाइजेशन होगा, मींस अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन ज्यादा होगा। और फिर अगर इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन ज्यादा होगा तो उसकी वजह से यहाँ पर हम ज्यादा एसिडिटी शो करेगा हमारा फर्स्ट कंपाउंड। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा सही है। द कंजुगेट बेस ऑफ कंपाउंड फोर्थ इज एरोमेटिक। अब कंजुगेट बेस पूछा है हमें कंपाउंड 4 का। यहाँ पर कंजुगेट बेस बनता तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता, तो ये डीलोकलाइजेशन ज्यादा होता, तो ये एसिडिक हो गया। सेकंड हमारे पास है फोर्थ का, अगर कंजुगेट बेस बनाएंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, H+ पॉजिटिव लेकर बाहर हो जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इस रिंग के पास टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, प्लेनर रिंग है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है प्रॉपर, तो हमारी रिंग हो गई एरोमेटिक। Conjugate base of compound fourth is aromatic. Option 2 is also correct. अब ऑप्शन सी पे आते हैं। कंपाउंड सेकंड बिकम मोर एसिडिक व्हेन इट हैज NO2 सब्स्टिट्यूएंट। सही बात है, कंपाउंड 2 मोर एसिडिक हो जाता अगर इसमें NO2 सब्स्टिट्यूएंट होता, तो क्योंकि NO2 का -M काफी पावरफुल होता है, और एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए हमारा -M ग्रुप -I ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड +M और +I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी भी हो गया करेक्ट। अब ऑप्शन फोर्थ के लिए हमें पहले एसिडिटी ऑर्डर लिखना आना चाहिए। तो एसिडिटी ऑर्डर लिखना आने के लिए फर्स्ट पहले हमें ध्यान में रखना है कि हमारा सबसे पहला क्राइटेरिया होगा एरोमेटिसिटी, देन हम आएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बाकी इफेक्ट्स पे। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे पहले एरोमेटिसिटी देखेंगे, तो हमारा फोर्थ कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा आएगी, क्योंकि वो हमारा एसिडिक कंपाउंड है। फिर हमारा आएगा फिफ्थ, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब हम आते हैं इफेक्ट पे या डीलोकलाइजेशन पे। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड में सबसे ज्यादा फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट में 3 बेंजीन रिंग है, ज्यादा रेजोनेंस होगा। फिर सेकेंड रेजोनेंस की वजह से, एंड थर्ड हमारा जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट होता है प्लस है, वो भी काफी कम, तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बहुत कम कर देगा। तो इसका ऑर्डर हमारा होगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सबसे ज्यादा फोर्थ और सबसे कम थर्ड।
तो ये ऑर्डर हमारा हो गया गलत। तो 11th का आंसर हुआ हमारे पास A, B एंड C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। The hyperconjugative stabilities of tertiary butyl cation and 2-butene respectively are follows। हमें सिग्मा टू p ऑर्बिटल दिया है और सिग्मा टू पाई स्टार ऑर्बिटल दिया है। तो हमारे पास सिग्मा टू p एंड सिग्मा टू पाई स्टार में है। अब हमें इसमें चेक करना है हाइपर कॉन्जुगेशन टर्शरी ब्यूटाइल कैटायन एंड 2-ब्यूटीन। तो टर्शरी ब्यूटाइल कैटायन बनाना है पहले हमने। ये हमारा होगा टर्शरी ब्यूटाइल कैटायन एंड 2-ब्यूटीन, मतलब ये हमारा हो गया 2-ब्यूटीन। तो टर्शरी ब्यूटाइल कैटायन में यहाँ पर हमारा एक एम्प्टी ऑर्बिटल होगा अगर कैटायन आ गया है तो, क्योंकि अगर हाइड्रोजन निकल चुका है या कोई भी चीज यहाँ से जा चुकी है तो ही इसमें कैटायन आया है। तो इसका p ऑर्बिटल खाली है, तो इसके सिग्मा से p में जाएंगे हमारे इलेक्ट्रॉन, और पाई बॉन्ड हमेशा पाई स्टार ऑर्बिटल में बनता है। सिग्मा टू पाई स्टार में अगर इलेक्ट्रॉन जाते हैं बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में तो हमारे पाई स्टार बॉन्ड का फॉर्म होता है। ये काइंड ऑफ केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है। इसमें 2-ब्यूटीन में हमारे सिग्मा टू पाई स्टार का कॉन्जुगेशन होगा, तो हमारा ऑप्शन हो गया फर्स्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से सिग्मा से पाई स्टार में जाएंगे डबल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, क्योंकि डबल बॉन्ड हमारा कोलैटरल ओवरलैपिंग की वजह से फॉर्म होता है। तो इसका आंसर हुआ हमारे पास ए, 12th का ए। अब हम देखते हैं 13 में हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज इन प्योर फॉर्म इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। प्योर फॉर्म में कौन सा कंपाउंड हमारा अनस्टेबल होगा रूम टेम्परेचर पे। तो हम इस सबकी एरोमेटिसिटी चेक करते हैं पहले। ये हमारा हो गया नॉन एरोमेटिक, कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गई क्योंकि। सेकंड हमारा हो गया एंटी एरोमेटिक, क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये एंटी एरोमेटिक वाला रूल फॉलो कर रहा है। बट फिफ्थ हमारा सेम, अगर फिफ्थ हमारा ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो ओपे नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, तो ये हमारा हो जाएगा एंटी एरोमेटिक बिकॉज ऑफ 4 पाई इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू बी। अब यहाँ पर अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो डीलोकलाइजेशन होगा ऐसे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसा हमारा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता रहेगा। और फिर अगर इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए, ये स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी साइड खींचेगा। तो यहाँ पर हो गया पॉजिटिव चार्ज 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया हमारा डी। हमें पूछा है अनस्टेबल, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर था एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड सबसे कम एंटी एरोमेटिक। अब हमारे पास दो एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल है बी एंड सी, पर सी में कुछ पॉसिबिलिटीज है कि सी एरोमेटिक हो सकता है कि अगर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ना ले, ऑक्सीजन से कोई ऐसा एटम अटैच हो जो ऑलरेडी उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जैसे प्लस एम प्लस आई इफेक्ट वाला कोई अटैच हो, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन उससे ले लेगा, वो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इस कंडीशन में हमारा बी फिर भी थोड़ा ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू ए, क्योंकि ए में लोकलाइजेशन भी कम है इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन कम है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन ज्यादा है, रिंग बड़ी है, 4 में हमारे पास स्ट्रेन भी ज्यादा है और ये एंटी एरोमेटिक भी। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा हमारा बी बिकॉज ऑफ एंटी एरोमेटिसिटी एंड स्ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। Among the following compound the strongest acid is। अब हमें इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड चूज करना है। तो यहाँ पर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, सेम यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हुआ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई हमारी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के। तो उसमें अगर हमें देखना है तो हमारा आंसर होगा डी।
क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो CH3OH की एसिडिक सेंस ज्यादा होगी, क्योंकि कार्बन का sp हाइब्रिडाइजेशन भी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम होता है। अगर sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन होता है हमारे पास तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है एज कंपेयर टू sp हाइब्रिडाइज कार्बन, बट यहाँ पर ऑक्सीजन दिया हुआ है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से भी ज्यादा होती है, इस वजह से ऑप्शन हुआ हमारा फोर्थ डी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। What is the decreasing order of strength of the bases OH minus NH2 triple bond and CH3 CH2 minus? अब हमें इसमें बेसिस का डिक्रीजिंग ऑर्डर देखना है। तो बेसिक स्ट्रेंथ जो हमारी होती है वो प्लस एम और प्लस आई ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और माइनस आई एंड माइनस एम और माइनस आई ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट कौन शो कर रहा है, जिसमें अल्काइल ग्रुप है, तो सबसे ज्यादा हुआ हमारा CH3 CH2 माइनस। CH2 माइनस फिर हमारा आता है sp हाइब्रिडाइज कार्बन और sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन। तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम, फिर देन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, देन sp हाइब्रिडाइज कार्बन। बट sp3 हाइब्रिडाइज जो हमारा नाइट्रोजन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी sp हाइब्रिडाइज कार्बन से कम होती है। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन में घुमा फिरा कर पूछ ली जाती है कि नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 होगा तो नाइट्रोजन की वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा होनी चाहिए, बट कार्बन sp की हाइब्रिडाइजेशन की वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन से भी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर हमारा पहले आएगा NH2 माइनस, तो पहला फर्स्ट हो गया हमारा CH3 CH2 माइनस, फिर हमारा NH2 माइनस, देन हमारा CH ट्रिपल वन C माइनस, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है OH माइनस की, तो इस वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ हुई सबसे कम। तो ऑप्शन मैच कर रहा है ए, तो 15 का आंसर हुआ हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। डाइपोल मूवमेंट इज शोन बाय, हमारे पास फोर्थ ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें हमें चेक करना है किसमें डाइपोल मूवमेंट शो होगा। 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। अब 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इसका डाइपोल मूवमेंट तो हो गया 0, तो ये तो कोई डाइपोल मूवमेंट शो नहीं करेगा, तो ए तो हमारा हो गया कैंसिल। अब आते हैं बी पे, सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन, ये हमारा सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन, तो ये तो हमारा डाइपोल मूवमेंट शो करेगा, नॉन जीरो होता है, हमने एक क्वेश्चन में पहले ही ये देखा था, नॉन जीरो मतलब कोई तो डाइपोल मूवमेंट ये शो करेगा, तो बी हो गया हमारा आंसर। फिर हमारे पास ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन, सेम इसी का हमको ट्रांस बनाना है, ये हमारा हो गया न्यू इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसका क्लोरीन का डाइपोल मूवमेंट और नीचे वाले क्लोरीन का डाइपोल मूवमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पर हमारा C हो गया 0। अब आता है हमारे पास फोर्थ मॉलिक्यूल जो कि है ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोपेंटीन, तो ट्रांस 2 पे पेंटीन है, मतलब 2 पे इन है, ये एक कार्बन है, इस पे भी क्लोरीन है, और ये सेकंड कार्बन है, इस पर भी क्लोरीन है। ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो, यहाँ पे हमारा आ गया 1 2 3 4 एंड 5, तो हमारे पास आएंगे अब CH2 CH3, तो ये हमारा हो गया। नंबरिंग हमेशा सब्स्टिट्यूट से चालू करनी है, इधर से लेंगे तो हमारा ट्रिपल बॉन्ड 3 पे आएगा, इधर से लेंगे तो 2 पे आएगा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, सेकंड पे इन, फर्स्ट पे क्लोरीन एंड सेकंड पर भी क्लोरीन, तो यहाँ पर क्लोरीन का इधर आएगा, इधर भी क्लोरीन का इधर आएगा, तो दोनों साइड से क्लोरीन का डाइपोल मूवमेंट ऐड हो जाएगा, तो इसका भी होगा नॉन जीरो नहीं होगा, तब नॉन जीरो होगा, जीरो नहीं होगा, तो ऑप्शन हो गया बी एंड डी। तो 16 का आंसर हमारा बी एंड डी, जो कि सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन एंड ट्रांस
ट्रांस स्ट्रक्चर बनाना है तो CH2CH3 नीचे जाएगा, CH2CH3 ऊपर हाइड्रोजन। ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोपेंटीन, ये भी हमारा नॉन जीरो है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल शुड हैव, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या होगा? आइडेंटिकल अरेंजमेंट ऑफ एटम, nearly the same energy content, and C the same number of paired electrons. 2 मिनट। सेम नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और डी आइडेंटिकल बॉन्डिंग। तो शुड हैव मतलब जो होना चाहिए उसमें आइडेंटिकल अरेंजमेंट ऑफ एटम होना चाहिए, क्योंकि एटम अगर आइडेंटिकल वे में अरेंज नहीं होंगे तो हम रेजोनेंस करेंगे ही कैसे। तो फर्स्ट हो गया नियरली द सेम एनर्जी कंटेंट, तो रेजोनेंस का एनर्जी कंटेंट सेम होता है, 55.5 कुछ होता है उसका एनर्जी। द सेम नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने ही होंगे, तभी हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, मतलब कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमेशा न्यूट्रल होता है, जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उसमें नेगेटिव चार्ज होगा। तो हो गया सी आइडेंटिकल बॉन्डिंग। तो रेजोनेंस में कभी भी आइडेंटिकल बॉन्डिंग नहीं होती है, क्योंकि अगर हमारा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा है तो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बॉन्डिंग चेंज हो जाएगी और ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो रेजोनेंस में आइडेंटिकल बॉन्डिंग नहीं होती। तो ए बी एंड सी, 17 का आंसर हुआ ए बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ड्रॉ ऑल द स्टेबल कन्फर्मर ऑफ Z CH2CH2Z, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ म्यू गिवन, मतलब हमें ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इसमें भी म्यू ऑब्जर्वेशन हमें दी हुई है, और अगर इसका एंटी स्ट्रक्चर बनेगा मतलब xi की वैल्यू भी हमें दी हुई है। तो यहाँ पर हमें चेक करना है, पहले स्ट्रक्चर बना के फर्स्ट में हमने इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना है, जिसमें हमारे पास Z दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, जो कि हमारा होगा स्टैगर्ड। सेकंड हमारा होगा एक स्टेबल कन्फर्मेशन हमारा ये होगा, क्योंकि हमें पता नहीं है Z हमारे पास क्या है, एंटी कन्फर्मर, और ये दूसरा हमारा होगा गॉश। तो गॉश में हमारे दोनों Z ये यहाँ पर होंगे, तो एक हमारा एंटी, दूसरा हमारा गॉश। स्टेबल कन्फर्मर हमारे पास ये दो ही हैं। अब इनके बेसिस पर हमने चेक करना है, हमें फर्स्ट में पूछा है गॉश की वैल्यू पूछी, मतलब म्यू आई गॉश पूछा है, म्यू ऑब्जर्वेशन दिया है, तो उससे हमें वैल्यू पुट करके निकालनी है। तो एंटी का डायपोल मोमेंट तो 0 होगा, Z और Z दोनों अगर एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं फॉर्मूला लगाते हैं, म्यू ऑब्जर्व फर्स्ट सॉल्व करते हैं, म्यू ऑब्जर्व इज इक्वल्स टू म्यू एंटी इंटू एक्स एंटी प्लस म्यू गॉश प्लस मल्टीप्लाई एंटी गॉश एक्स गॉश। तो ये हमारा हो गया, न्यू ऑब्जर्वेशन की वैल्यू हमें 1 दी हुई है, तो ये हमारा हो गया 1। एंटी का डायपोल मोमेंट 0 आएगा, तो x से हमें कुछ मतलब नहीं होना चाहिए एंटी के, तो x की वैल्यू हमारे एंटी की है 0.82, और गॉश की वैल्यू है, यहाँ पर गॉश की वैल्यू नहीं दी हुई है, स्लाइड में नहीं आई है, मैं लिख देती हूँ, गॉश की वैल्यू 0.18 है। मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉश कन्फर्मर, जैसे यहाँ पर एंटी का दिया हुआ है तो एक्स गॉश के लिए होता है 0.18, तो यहाँ पर गॉश की वैल्यू हमें दी हुई है, सेम हमें एंटी की वैल्यू भी दी हुई है, तो 0.82 हमें पूछा है गॉश का डायपोल मोमेंट, तो प्लस म्यू गॉश एक्स इसकी 0.18। अब ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 0.18 इज इक्वल्स टू म्यू गॉश। तो म्यू गॉश की वैल्यू हमारे पास आएगी 100 डिवाइडेड बाय 18, जो कि हमारे पास होगी 5.55 डी। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमारे म्यू गॉश की वैल्यू आ जाएगी
जो कि होगी 5.55D, क्योंकि यहाँ से पॉइंट हटेगा 100 ऊपर चला जाएगा, ये 0.18 है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व। इसमें हमें पूछा था म्यू वैल्यू ऑफ गॉश, मतलब गॉश का डाइपोल मोमेंट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ड्रॉ द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन R CH D CH dy व्हेन y is CH3। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि y हमारा CH3 है और एक y हमारा OH है, तो हमारा रोटेशन में न्यूमैन प्रोजेक्शन का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो हमें इसमें सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है कि एक में जैसे एंटी में हमें दिया हुआ है, तो सेकंड का आंसर हमारे पास हो गया। एक कंफर्मेशन हमारे पास बनेगा जिसमें एंटी होगा, जिसमें CH3 CH3 H H H H, तो इसमें हमारे पास ये स्टेबल होगा। सेकंड, अगर हम Y लेंगे तो हमारे पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनेगा इसमें Y के केस में। तो OH है तो OH में गॉश ज्यादा स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर सेकंड के आंसर हो गए हमारे, ये हमारा एंटी और ये गॉश। तो हमें Y के CH3 और YOH के अकॉर्डिंग इसमें सेकंड में सिर्फ स्टेबल कॉन्फॉर्मर्स ड्रॉ करने हैं। अगर Y की जगह हमने CH3 डाल दिया या Y की जगह हमने OH डाल दिया, तो अगर CH3 डालेंगे तो एंटी हमारा ज्यादा स्टेबल होगा और OH डालेंगे Y की जगह पर तो गॉश ज्यादा स्टेबल होगा। तो फर्स्ट की वैल्यू हमारी ये थी और सेकंड के स्ट्रक्चर हमने वहां पे ड्रॉ किए हुए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक एंड व्हाई। ये स्ट्रक्चर दोनों में कॉमन है। अब यहाँ पर फ्लोरीन एटम अटैच्ड है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी ज्यादा होती है ये हमें पता है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है। और फ्लोरीन हमारा इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब हेलोजन हमारे वो एटम होते हैं जो -I इफेक्ट इनका ज्यादा पावरफुल होता है, तो ये -I की वजह से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी काफी ज्यादा होती है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ अगर हम देखेंगे तो -I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हमारा सेकंड वाला मॉलिक्यूल जो होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो इसका रीजन हम लिख सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ -I के ज्यादा प्रोपोर्शनल होती है एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज हायर। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा रिंग से। अब क्वेश्चन नंबर 20, राइट ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ गिवन कंपाउंड। अब हमें ये कंपाउंड दिए हुए हैं, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने ड्रॉ करने हैं। फर्स्ट हमारे पास CH3 CH2 OH। अब ये लोन पेयर इधर डिसलोकेट होंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे, तो ऊपर आएगा हमारा नेगेटिव चार्ज। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा CH3 O प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्ड हो गए, तो सेम यहाँ पर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर ले लो और ये हमारा CH2 हो गया। सेम दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने जाएंगे तो ये बॉन्ड इधर ये इधर, तो यहाँ पर CH3 ये बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, यहाँ पर हमारा CH2 पे लोन पेयर ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे जितने भी हमारा मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने भी बनेंगे उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज आएंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज आएंगे, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी न्यूट्रल होंगे। तो ये हमारे इसके पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए। सेम इसका डिलोकलाइजेशन हम उल्टी तरह कर देंगे तो वापस हमारे पास ये आ जाएगा। वापस हमारा सेम स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगा। तो इस वजह से हम वापस ऑक्सीजन पे हमारा सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर से पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड डीलोकलाइज हो जाएंगे, सेम स्ट्रक्चर हमें वापस मिल जाएगा। तो इसके हमारे पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। अब हमारा आता है 21 क्वेश्चन नंबर, Which one is more soluble in diethyl ethyl anhydrous AlCl3 और hydrous AlCl3। डाइथाइल ईथर का स्ट्रक्चर होगा C2H5 OC2H5, ये हमारा होगा डाइथाइल ईथर का C2H5 C2H5, यहाँ पर ऑक्सीजन, ये हमारा होगा डाइथाइल ईथर। अब हमारा है AlCl3, तो AlCl3
ये अगर एनहाइड्रस AlCl3 है हमारे पास, तो इसका आंसर होगा कि हमारा जो एनहाइड्रस AlCl3 है वो हमारे ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर Al जो है हमारा वो बोरोन फैमिली का है, और बोरोन फैमिली के ऑर्बिटल्स में वेकेंट ऑर्बिटल होता है और ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो जो ईथर वाला ऑक्सीजन होगा उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो वो AlCl3 ले लेगा और इसके साथ अच्छे से बॉन्ड कर लेगा। बट जो हमारा हाइड्रस AlCl3 होता है, अब हमें देखने में ही पता चल रहा है हाइड्रस AlCl3, तो हाइड्रस AlCl3 हमारा ऑलरेडी वाटर के ऑक्सीजन के जो लोन पेयर होंगे उससे लोन पेयर ले चुका होगा, तो इसीलिए हमारा AlCl3 मतलब जो एनाहाइड्रस AlCl3 होता है वो ज्यादा सॉल्युबल होता है डाइथाइल ईथर में, क्योंकि इसमें कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। एनहाइड्रस AlCl3 में वो ईथर के ऑक्सीजन से अपने इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्टेट कंप्लीट करता है, तो इसका आंसर हुआ हमारा, ये इसकी बॉन्डिंग है, यही हमने बॉन्डिंग समझाई कि डाइथाइल ईथर्स का लोन पेयर AlCl3 लेकर अपने ऑक्टेट कंप्लीट करता है। सेम हाइड्रस AlCl3 क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल होता है, और वाटर मॉलिक्यूल होने की वजह से वो लोन पेयर नहीं ले पाएगा ईथर के, तो इसलिए हमारा हाइड्रस AlCl3 ईथर में सॉल्युबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, रीजन 3 पार्ट का क्वेश्चन है हमारे पास, हमें हर एक क्वेश्चन का इंडिविजुअली रीजन डिस्क्राइब करना है। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस मोर बेसिक एज कंपेयर टू CH ट्रिपल बॉन्ड कार्बन आयन, बिकॉज ऑफ, क्योंकि हमारा ये कार्बन आइटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन है sp और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी ज्यादा, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं करने देगा, और इस वजह से ये हमारा हो गया बेसिक, ये ज्यादा बेसिक हो गया क्योंकि sp2 की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है एज कंपेयर टू sp की। तो फर्स्ट का आंसर हो गया हमारा, फर्स्ट वाला कंपाउंड ज्यादा बेसिक है एज कंपेयर टू सेकंड। सेकंड क्वेश्चन है फिनाइल ग्रुप इज नोन टू एक्सर्ट नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट बट ईच फिनाइल रिंग इन बाइफिनाइल बेंजीन टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज मोर रिएक्टिव। ये इसलिए मोर रिएक्टिव होगी, जैसे यहाँ ये बाइफिनाइल का स्ट्रक्चर है हमारे पास, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है बेंजीन रिंग, ये हमें पता है, बट यहाँ पर जो हमारा बाइफिनाइल रिंग होगी वो हमारी रेजोनेंस शो करेगी, इस वजह से बाइफिनाइल रिंग ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू बेंजीन रिंग, क्योंकि इसमें 2 बेंजीन रिंग कनेक्ट है, मतलब डबल रेजोनेंस, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर पॉसिबिलिटी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन के अटैच्ड होने की, ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी एज कंपेयर टू बेंजीन, तो इस वजह से ये हमारा हो गया सेकंड का आंसर। थर्ड है हमारे पास CO बॉन्ड लेंथ इन फॉर्मिक एसिड आर 1.23 एंगस्ट्रॉम एंड 136 एंगस्ट्रॉम एंड CO बॉन्ड इन सोडियम फॉर्मेट हैज 1.27। तो हमें ये बताना है ऐसा क्यों है कि सोडियम फॉर्मेट में, तो हमें पहले ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर। फर्स्ट है हमारे पास फॉर्मिक एसिड, अब फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है C, ये हमारा फॉर्मिक एसिड होगा, और सोडियम फॉर्मेट का स्ट्रक्चर हमारे पास होगा, तो ये हमारा फॉर्मेट HCOO, ये हमारा सोडियम फॉर्मेट हो गया। अब सोडियम फॉर्मेट की कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो हमारा डीलोकलाइजेशन प्रॉपरली होगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर OH प्रेजेंट है। अब ONA होता है, सॉल्ट होता है, तो इसमें O माइनस Na+ होगा, तो ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस इसमें प्रेजेंट होगा। तो डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर और सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आएंगे, इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, और यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होगी 1.36 एंगस्ट्रॉम, और ये डबल बॉन्ड है तो इसकी बॉन्ड लेंथ होगी 1.23 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है अभी, तो यहाँ पर रेजोनेंस की कंडीशन नहीं है। बट यहाँ पर सॉल्ट है, सॉल्ट इजीली ब्रेक होकर नेगेटिव चार्ज में कंप्लीट हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज आते ही ऑक्सीजन अपने लोन पेयर डोनेट कर देगा, इसलिए इनकी बॉन्ड लेंथ में फर्क है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया हमारा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। N-ब्यूटेन और N-ब्यूटाइल क्लोराइड आइसोब्यूटेन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब हमें इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है बॉइलिंग पॉइंट का।
पहले स्ट्रक्चर्स लिख लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास एन ब्यूटेन, ये हमारा है एन ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH3, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, CH3 CH2 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 Cl। सेकेंड है हमारे पास आइसोब्यूटेन, एन ब्यूटेनॉल भी है यहाँ पर, एन ब्यूटेनॉल। और फोर्थ है हमारा आइसोब्यूटेन, हमारा आइसोब्यूटेन। तो ये हमारा आइसोब्यूटेन हो गया, नॉर्मल ब्यूटेन हो गया, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड हो गया। तो सबसे पहले हमारा आएगा ये, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जो कि ब्रेक नहीं होने देगा। तो ये हमारा सबसे पहले आ गया एन ब्यूटेनॉल। एन ब्यूटेनॉल के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, वो है हमारा क्लोरीन। तो ये आ गया हमारा एन ब्यूटाइल क्लोराइड। और फिर हमारे पास बचेंगे आइसोब्यूटेन एंड एन ब्यूटेन। तो एन ब्यूटेन का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू आइसोब्यूटेन, क्योंकि एन ब्यूटेन में लो वॉन डेर वाल्स बॉन्ड्स होते हैं यहाँ पे कार्बन कार्बन के केस में, तो इसलिए हमारा एन ब्यूटेन। देन सबसे कम होगा हमारा आइसोब्यूटेन का। कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा होंगे तो वॉन डेर वाल्स फोर्सेस ज्यादा होंगे। लेस वॉन डेर वाल्स फोर्सेस की वजह से, मतलब जितने छोटा स्ट्रक्चर उतना कम वॉन डेर वाल्स फोर्सेस। सबसे ज्यादा हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होगा, फिर क्लोरीन का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है, फिर एन ब्यूटाइल में वॉन डेर वाल्स फोर्सेस ज्यादा होते हैं क्योंकि स्ट्रेट चेन है, इजीली अटैच्ड है, मतलब हर एक कार्बन एक इंडिविजुअल कार्बन से अटैच्ड है। फिर आइसो स्ट्रक्चर में इसमें लेस वॉन डेर वाल्स रिपल्शन होता है। तो ये इनके रीजंस है बिकॉज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, लेस वॉन डेर वाल्स रिपल्शन, बॉन्डिंग। तो ये हमारा हो गया बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं अब। लास्ट क्वेश्चन है हमारी जीओसी की सीरीज का, रिएक्शन मैकेनिज्म एंड प्यूरिफिकेशन का। फॉर नाइट्रोमीथेन मॉलिक्यूल राइट स्ट्रक्चर फर्स्ट शोइंग सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर। हमें इनके सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर शो करने हैं नाइट्रोमीथेन के। तो ये हमारा नाइट्रोमीथेन हो गया, और इसका टॉटोमेरिज्म भी शो करना है। तो फर्स्ट हम इसका रेजोनेंस शो करेंगे। तो रेजोनेंस में कंडीशन, नाइट्रोमीथेन में हमेशा हमने याद रखना है कि इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है, मतलब जो हमारा चार्ज होगा वो इक्वल पार्ट में दोनों ऑक्सीजन में डिवाइड होगा। पहले यहाँ आ रहा है, अब ऊपर वाले ऑक्सीजन पे आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर। सेम अगर हमें इसका टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ओ, ओके। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, हमने देखा था पॉजिटिव चार्ज फ्री रेडिकल या डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन को अल्फा कार्बन और उसके अटैच्ड हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये डबल बॉन्ड हमारा शिफ्ट होगा इधर और ये अल्फा हाइड्रोजन हमारा OH ले लेगा। तो इसका टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा CH2, फिर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो NOH। ये हमारा इसका टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर हो गया। और ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन करते हैं और टॉटोमेरिक में हम अल्फा हाइड्रोजन का डीलोकलाइजेशन करते हैं। और पाई बॉन्ड, मतलब ये हमारी कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म से हम इनॉल फॉर्म बनाते हैं टॉटोमेरिक में। ये हमारे 24 क्वेश्चंस थे रिएक्शन मैकेनिज्म एंड प्यूरिफिकेशन के। आज हमारी जीओसी की सीरीज खत्म होती है। हमने 3 पार्ट्स में देखी थी, फर्स्ट नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, सेकंड आइसोमेरिज्म, थर्ड हमारा था रिएक्शन मैकेनिज्म एंड प्यूरिफिकेशन। ये तीनों पार्ट यूट्यूब पे अपलोड हो चुके हैं, इसमें सारे एडवांस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। अब आप
इनकी प्रैक्टिस करिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नए चैप्टर्स के साथ।